साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयपुर स्टडी जोन पर। आज के वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। रीट के सिलेबस में ये नया टॉपिक जुड़ा है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। हमारी कोशिश रहेगी टॉपिक से संबंधित समस्त जानकारी आपको दे सके। तो आइए पढ़ते हैं महाजनपद काल के बारे में। सबसे पहले हम महाजनपद काल की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे कि महाजनपद काल के उदय के पीछे क्या कारण थे, किस वजह से महाजनपदों का उदय हुआ। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जनपद वैदिक सभ्यता के राज्य थे। वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो परिवार थे वे कबीलों के रूप में रहा करते थे। कबीलों से फिर गांव बनते हैं, गांवों से विश्व बनते थे, विश्व से फिर जन बने, जन से जनपद बने। इस प्रकार से ये जो जनपद हैं वैदिक सभ्यता के अंदर थे। तो देखिए, आर्य जो है स्वयं को जन कहते थे, आर्य स्वयं को जन कहते थे और ऋग्वैदिक काल में जन कबीलों के रूप में रहा करते थे। उस समय ये अस्थायी रूप से रहते थे। क्यों? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे, तो इस वजह से ये अस्थायी थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जन जो है वह स्थायी हो गए थे और जनपद कहलाए। एक जगह पर ये अपने स्थान को एक जगह पर स्थापित कर लिया था, इन्होंने एक जगह पर रहने लग गए थे, तो ये जन जो है ये ही जनपद कहलाए। इन जनपदों से ही महाजनपद बनते हैं। जब ये छोटे छोटे जनपद शक्तिशाली बड़े जो जनपद थे उनके अंदर सम्मिलित हो जाते हैं तो एक जनपद और दूसरा जनपद मिलकर के महाजनपद का निर्माण करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महाजनपद का उदय कैसे होता है। आइए इसके बारे में पढ़ेंगे। महाजनपदों का उदय किस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता का जो काल है वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। हमने पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, तो उसका जो समय है वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके बाद 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व का जो समय है वह महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व का जो समय है वह महाजनपद काल कहलाता है। इस समय उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होने से जनपद समृद्ध हो गए थे। हमने वैदिक सभ्यता में पढ़ा था उत्तर वैदिक काल के अंदर कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हो चुकी थी। इस वजह से जो है लोग संपन्न हो गए थे। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि का विकास हो गया था और मुद्रा का प्रचलन भी हो गया था। मुद्रा के प्रचलन होने से नगरों की स्थापना हुई, इसीलिए इसे द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता थी, हमने पढ़ा था वह एक नगरीय सभ्यता थी, तो उसको प्रथम क्रांति भी कहा जाता है। और इसको नगरों की स्थापना हुई इसमें, इस वजह से इसको द्वितीय नगरीय क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब छोटे छोटे जनपद जो थे वे शक्तिशाली जनपदों में मिलने से, छोटे छोटे जनपदों के शक्तिशाली जनपदों में मिलने से महाजनपदों का उदय होता है। लोहे की खोज हो गई थी, मुद्रा का प्रचलन हुआ, इस वजह से हथियार भी बढ़ने लगे। हथियार बनने से जो शक्तिशाली जनपद थे वे छोटे जनपदों पर आक्रमण करते या उनसे संधियां करने के उपरांत उनको अपने राज्य में मिला लेते थे। इस प्रकार से अलग अलग जनपदों के मिलने से, इकट्ठा होने से महाजनपदों का उदय होता है। इसके बाद महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, 16 महाजनपदों की जानकारी 2 ग्रंथों से मिलती है। 2 प्रामाणिक ग्रंथ माने गए हैं, इनसे 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। पहला है भगवती सूत्र और दूसरा है अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। देखिए दोस्तों, उस समय जब 16 महाजनपदों का उदय हुआ था उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी अस्तित्व में आ चुके थे। इस वजह से उस समय लिखे गए जो 2 ग्रंथ हैं भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, इन दोनों को प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। ये दोनों महाजनपदों की जानकारी के प्रामाणिक ग्रंथ हैं, क्योंकि महाजनपदों के उदय के समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो चुका था। हमने पढ़ा था जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय जो है 600 ईसा पूर्व के आसपास होता है।
600 ईसा पूर्व के आसपास होता है, और महाजनपदों की जो जानकारी है उसका जो समय है वो भी 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के बीच में है। तो सबसे प्रामाणिक जो है ग्रंथ हैं वे भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय ही माने गए हैं। इसके अलावा देखिए अन्य ग्रंथों में पाणिनि के अष्टाध्यायी और महाभारत से भी महाजनपदों की जानकारी हमें मिलती है। अब हम महाजनपदों की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर भारत में ये महाजनपद स्थित थे। तो 16 महाजनपदों में पहले सभी भारत में थे, लेकिन 2 महाजनपद वर्तमान भारत से बाहर हैं और 14 महाजनपद भारत में है। पहले जो 16 महाजनपद हुआ करते थे वे बाद में भारत का विभाजन होने से 2 जो महाजनपद थे वे भारत से बाहर चले गए और 14 महाजनपद भारत में ही स्थित हैं। तो ये जो 2 भारत से बाहर जो महाजनपद हैं वे कंबोज और गांधार है। कंबोज अफगानिस्तान में पड़ता है और गांधार जो है पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से कंबोज और गांधार इस तरह से 2 ये जो महाजनपद हैं ये भारत से बाहर है। कंबोज जो है अफगानिस्तान में और गांधार पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा भारत में स्थित 14 महाजनपद, तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। उत्तर प्रदेश में 8 जनपद कौन कौन से थे देखिए, पहला है काशी, दूसरा मल्ल, तीसरा वत्स, चौथा कुरु, 5वां शूरसेन, 6ठा चेदी, 7वां पांचाल और 8वां कौशल। इस प्रकार से ये 8 जो महाजनपद हैं वे उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। तो सर्वाधिक अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक महाजनपद कौन से राज्य में स्थित थे तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कितने? 8 महाजनपद, काशी, मल्ल, वत्स, कुरु, शूरसेन, चेदी, पांचाल और कौशल। इसके बाद में हम बिहार में देखते हैं। बिहार में देखिए 3 महाजनपद, 8 महाजनपद यूपी के अंदर और 3 जो है बिहार में स्थित थे। तो देखिए बिहार में कौन कौन से हैं, मगध, अंग और वज्जी। 3 महाजनपद मगध, अंग और वज्जी ये बिहार में स्थित महाजनपद थे। एक मध्य प्रदेश में स्थित है, कौन सा? अवंती। अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश में स्थित है। राजस्थान में एक मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद राजस्थान में एक महाजनपद है। इसके बाद में देखिए दक्षिण भारत में एक अश्मक नाम का जो महाजनपद है वह दक्षिण भारत में है। भारत का एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है। तो सवाल आ सकता है दोस्तों कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है तो क्या हो जाएगा? अश्मक हो जाएगा। इस प्रकार हमने महाजनपदों की स्थिति देखी है। यूपी में 8, बिहार में 3, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1 और दक्षिण भारत में 1। ये गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र के आसपास में पड़ता है अश्मक। तो ये दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। देखिए दोस्तों ये भारत का मानचित्र है। इसमें हम ये जो महाजनपद थे 16 महाजनपद, इनको मानचित्र की दृष्टि से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो देखते हैं हम। देखिए भारत से बाहर जो 2 महाजनपद थे, एक है कंबोज और दूसरा है गांधार। तो देखिए दोस्तों यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र है यह अफगानिस्तान का क्षेत्र है। तो पहला जो कंबोज है वह अफगानिस्तान में स्थित है और दूसरा गांधार जो है पाकिस्तान में स्थित है। तो भारत से बाहर 2 महाजनपद थे, कंबोज और गांधार। इसके अलावा भारत के अंदर जो 14 महाजनपद हैं, कितने महाजनपद हैं भारत में? 14 महाजनपद। तो इनकी स्थिति हम देख लेते हैं। सबसे पहले इधर देखते हैं हम, इधर वाला एरिया बिहार का है। तो इसमें देखिए बिहार में वज्जी, अंग और मगध 3 महाजनपद हमने पढ़े बिहार के अंदर, वज्जी, अंग और मगध। मानचित्र को देखने से हमारे जो है मस्तिष्क में इसका चित्र बन जाएगा तो हमें अच्छे से याद होगा, इसलिए हमने ये कोशिश की है आपको समझाने की। तो देखिए बिहार में वज्जी, अंग और मगध 3 महाजनपद स्थित थे। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक दक्षिण भारत में जो हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर स्थित है गोदावरी नदी के तट पर अश्मक नामक दक्षिण भारत में एकमात्र, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अश्मक। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये अवंती मध्य प्रदेश में स्थित, ये मध्य प्रदेश में है, अश्मक महाराष्ट्र में है, अवंती मध्य प्रदेश में स्थित एक जनपद है। इसके अलावा हमने पढ़ा राजस्थान में एक, ये राजस्थान वाला एरिया आ गया इधर से।
तो देखिए मत्स्य महाजनपद राजस्थान से संबंधित जो है, राजस्थान के अंदर स्थित जो महाजनपद है वह है मत्स्य महाजनपद। इसके अलावा दोस्तों 8 महाजनपद हमने उत्तर प्रदेश के पढ़े हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाले जो बाकी बचे हुए जो महाजनपद हैं ये सारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इधर देखिए सबसे पहले आ जाएगा पांचाल, उसके बाद कौशल, मल्ल, काशी, 4 ये हो गए। और एक 5वां है कुरु, 6ठा सूरसेन, 7वां वत्स और 8वां चेदी। तो इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश का एरिया हो जाएगा। तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर 8 महाजनपद हो गए और बिहार के 3, एक दक्षिण भारत का, एक मध्य प्रदेश का और एक राजस्थान का। तो 8 और 3 11, 12, 13, 14 और 2 बाहर के कंबोज और गांधार। इस प्रकार से 16 महाजनपदों की स्थिति के बारे में हमने देख लिया है। अब हम महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपदों की जो स्थिति है हमने देख ली है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से महाजनपद स्थित थे। इसके बाद में अब हम इनकी राजधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। काशी की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। दूसरा है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो इसको हम ये कैसे याद करेंगे? कुरु प्रस्थान करो, कुरु प्रस्थान करो। इसके बाद में देखिए अंग। अंग की राजधानी कौन सी हो जाएगी? चंपा। अंग की राजधानी कौन सी हो जाएगी? चंपा। कि चंपा का अंग सुंदर है। इसके बाद में देखिए मगध। मगध की राजधानी हो जाएगी राजगृह और गिरिव्रज। 2 राजधानियाँ थी इनकी, राजगृह और गिरिव्रज। पहले राजधानी बनी थी राजगृह, उसके बाद में गिरिव्रज बनती है और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी बना दी जाती है। पाटलिपुत्र को भी इसकी राजधानी बनाया जाता है। इसके बाद में देखिए वज्जी। वज्जी की राजधानी वैशाली। दोस्तों वज्जी की राजधानी वैसे तो वैशाली ही है, लेकिन कहीं कहीं पर विदेह और मिथिला भी इसकी राजधानी के बारे में पता चलता है कि इसकी राजधानी मिथिला भी पाई गई है। तो विदेह और मिथिला के अलावा वैशाली जो है, जैसे ऑप्शन में आएगा वैसे हमें करना है। वैसे मुख्य रूप से तो वैशाली ही आएगा, लेकिन अगर वैशाली नहीं आए तो विदेह और मिथिला में से भी हम कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाएगा मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशावती, जिसको हम कुशीनारा भी कह सकते हैं। कुशीनारा भी मिलता है और कुशावती भी इसका नाम मिलता है। चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती। शक्तिमती इसकी राजधानी थी और बौद्ध साहित्य में इसको सोथीवती भी कहा जाता है। तो चेदी की जो राजधानी शक्तिमती हो जाएगी और बौद्ध ग्रंथों में इसको सोथीवती भी कहा गया है। इसके बाद में आता है 8वां महाजनपद वत्स। वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। वत्स कौशाम्बी। तो कौशाम्बी का वत्स, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। वत्स किसका है? कौशाम्बी का है। इसके बाद में है कौशल। साकेत और श्रावस्ती। इसकी राजधानियां 2 थी, साकेत और श्रावस्ती। ये 2 भागों में बटा हुआ था सरयू नदी के द्वारा। तो उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत और दक्षिणी की राजधानी श्रावस्ती। इसके बाद में देखिए पांचाल। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इसके बाद में मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। तो कैसे याद करेंगे? मत्स्य विराट है। मत्स्य विराट है। मत्स्य कैसी है? विराट है। मत्स्य यानी होता है मछली, तो मछली कैसी है? विराट है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी हो जाएगी विराटनगर। एक बार वापस देख लेते हैं दोस्तों। काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की इंद्रप्रस्थ, अंग की चंपा, मगध की राजगृह व गिरिव्रज, बाद में पाटलिपुत्र भी हो जाती है। इसके बाद में वज्जी की वैशाली, विदेह और मिथिला भी मिलता है कहीं कहीं पर। इसके बाद में मल्ल की राजधानी कुशावती, जिसको कुशीनारा भी कहा जाता है। चेदी की राजधानी शक्तिमती। बौद्ध साहित्य में शक्तिमती को सोथीवती भी कहा गया है। वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। कौशाम्बी का वत्स। इसके बाद में कौशल। कौशल जो है साकेत और श्रावस्ती। कौशल यही अयोध्या है जो श्री रामचंद्र जी ने जहाँ पर शासन किया था। तो साकेत और श्रावस्ती इसकी राजधानियाँ हो जाएगी। पांचाल, अहिछत्र और काम्पिल्य। पांचाल की जो राजधानियाँ हैं वह अहिछत्र और काम्पिल्य। मत्स्य विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इसके आगे के जो 12
से लेकर के 16 तक के हैं, उनको देखते हैं हम। 12वां महाजनपद है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा हो जाएगी, सूरसेन की राजधानी मथुरा। और सूरसेन को देखो, सूरसेनोई भी कहा जाता है बौद्ध साहित्य में, और मथुरा को मेथोरा कहा जाता है। मथुरा को क्या कहा जाता है? मेथोरा कहा जाता है। इसके अलावा अश्मक, अश्मक की देखिए पोतन या पोटली, अश्मक की हो जाएगी पोतन या पोटली। इसके अलावा अवंती, अवंती की 2 राजधानियां थी, उज्जैनी और महिष्मती। अवंती को भी नदी के द्वारा 2 भागों में बांटा गया था। इसकी उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी जो है इसकी राजधानी दक्षिणी अवंती की महिष्मती हो जाएगी। इसके अलावा जो 2 बाहर स्थित हैं भारत से बाहर, गांधार और कंबोज। गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर, दोनों नाम मिलते हैं हाटक या राजपुर। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। फिर से देख लेते हैं, सूरसेन की राजधानी मथुरा, जिसको मेथोरा और सूरसेनोई, सूरसेन को सूरसेनोई कहा गया है और मथुरा को मेथोरा कहा गया है बौद्ध साहित्य के अंदर। अश्मक, अश्मक की राजधानी पोतन या पोटली भी मिलती है। अवंती की राजधानियां उज्जैनी और महिष्मती, 2 राजधानियां थी क्योंकि ये 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तर और दक्षिण में। गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। इसके बाद में हम एक एक महाजनपदों के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, इनका वर्णन पढ़ेंगे। तो देखिए, काशी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला महाजनपद काशी महाजनपद। यह वर्तमान वाराणसी, यह दोस्तों थोड़ा गलत छप गया, तो देखिए यह वर्तमान वाराणसी तथा उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था। काशी कहाँ पर स्थित था? वर्तमान वाराणसी या उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, इसकी राजधानी, काशी की राजधानी थी वाराणसी, जो कि वरुणा तथा असी नदियों के मध्य स्थित थी। तो वरुणा और असी नदियों के मध्य स्थित थी, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम वाराणसी पड़ गया। वरुणा प्लस असी, वाराणसी। तो वरुणा और असी नदियों के संगम पर यह स्थित थी वाराणसी, और यह काशी की राजधानी थी। मगध के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत अजातशत्रु ने इसे जीत लिया था। काशी को अजातशत्रु के द्वारा मगध साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। दूसरा महाजनपद मल्ल। मल्ल जो है यह वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था। मल्ल जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में स्थित था और इसके भी 2 भाग थे। एक की राजधानी पावा और दूसरे भाग की राजधानी कुशीनारा थी। यहाँ इक्ष्वाकु वंश का शासन था, इक्ष्वाकु वंश का शासन था। अंततः मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। मल्ल को भी जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस समय का, इसलिए यह आसपास के छोटे छोटे जनपदों को अपने अंदर मिला लेता था। तो इस तरह से एक बहुत विशाल और शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। इसकी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही थी जो इसके उत्थान में काफ़ी सहायक रही, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो तीसरा देखिए वत्स। वत्स जो है यह राज्य गंगा नदी के दक्षिण में और काशी तथा कौशल के पश्चिमी भाग में स्थित था। वत्स जो है काशी और कौशल के पश्चिमी भाग में स्थित था और गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। हमने पढ़ा था कौशाम्बी का वत्स, तो इसकी राजधानी क्या थी? कौशाम्बी, जो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। कौशाम्बी जो है व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। वत्स आधुनिक इलाहाबाद और बांदा जिले में यमुना नदी के किनारे स्थित था। उस समय जो वत्स जो है, अभी इस समय जो इलाहाबाद है और बांदा जिला है, इन दोनों का जो आसपास का क्षेत्र है वह है और यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। इसे भी मगध के द्वारा जीत लिया गया। ज़्यादातर जो भी महाजनपद थे छोटे छोटे, उनको मगध के द्वारा विजित कर लिया गया था। तो देखिए हमने पढ़ा मल्ल, वत्स, काशी, सबको मगध ने विजित कर लिया था। इसके बाद में हम चौथा पढ़ते हैं कुरु। यह वर्तमान दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर में स्थित था। दिल्ली के आसपास, मेरठ के आसपास और थानेश्वर के आसपास का जो क्षेत्र है यह कुरु के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी
इंद्रप्रस्थ थी। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यहाँ का एक प्रमुख नगर था हस्तिनापुर। इसकी जानकारी हम महाभारत से प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत काल में हस्तिनापुर नामक एक नगर था जहाँ पर कौरव और पांडवों ने शासन किया था और इसकी जो राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ थी और वर्तमान में यह दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। पांचवा हम पढ़ते हैं शूरसेन। शूरसेन यह महाजनपद ब्रजमंडल में स्थित था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर वाले क्षेत्र के अंदर यह ब्रजमंडल कहलाता था और उसको हम ब्रजमंडल के नाम से जानते हैं। और यह शूरसेन महाजनपद जो है ब्रजमंडल में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। अब देखिए, बौद्ध साहित्य में शूरसेन को शूरसेनोई और मथुरा को मेथुरा कहा गया है। यहाँ यादवों का शासन था। यहाँ पर शूरसेन पर यादवों का शासन था। इस राजवंश की यादव शाखा में ही श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। शूरसेन पर जो है यादवों का शासन था और इन्हीं की यादव शाखा में एक जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं वह उत्पन्न हुए थे। इसके बाद में चेदी, यह आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी शक्तिमती या सोथिवती है। सोथिवती बौद्ध साहित्य में शक्तिमती को ही कहा गया है। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था। शिशुपाल जिसका जो है श्री कृष्ण ने वध किया था। सुदर्शन चक्र से गर्दन काट दी थी इनकी और इसी समय इनकी एक शाखा कलिंग में भी स्थापित हुई। तो चेदी का शासक था शिशुपाल और यह आधुनिक बुंदेलखंड के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था और इसकी राजधानी शक्तिमती या सोथिवती मिलती है। इसके बाद में सातवां देखिए पांचाल। यह वर्तमान बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद अर्थात गंगा यमुना के बीच के दोआब के क्षेत्र में स्थित था। दोआब दो नदियों के संगम को कहा जाता है। दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको दोआब कहा जाता है और इसी दोआब क्षेत्र में वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद स्थित है और इसी क्षेत्र को उस समय पांचाल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। यह दो भागों में विभक्त था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो देखिए दोस्तों, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य। द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी। द्रौपदी को पांचाली कहा जाता है क्योंकि वह पांचाल देश की राजकुमारी थी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं आठवां महाजनपद कौशल। कौशल जो है वर्तमान उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थित था। वर्तमान जो उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान में अवध का जो क्षेत्र है वहाँ पर कौशल स्थित था। यह सरयू नदी द्वारा दो भागों में विभाजित था। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायण काल में यहाँ की राजधानी अयोध्या थी। कौशल एक शक्तिशाली राजतंत्र था। दिलीप, रघु, दशरथ और श्री राम आदि सूर्यवंशी शासकों ने इस पर शासन किया था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसन्नजीत था। मगध नरेश अजातशत्रु ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। तो देखिए, कौशल के बारे में हमने पढ़ा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थित है। सरयू नदी इसको दो भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल की राजधानी साकेत और दक्षिणी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायण काल में यहाँ की राजधानी अयोध्या बन जाती है। कौशल एक शक्तिशाली राजतंत्र था। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी। यहाँ पर वंशानुगत शासन चलता था। राजा का बेटा राजा ही बनता था। तो देखिए, दिलीप, रघु और दशरथ और श्री रामचंद्र जी जैसे सूर्यवंशी राजाओं ने यहाँ पर शासन किया था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रसन्नजीत था और मगध के नरेश अजातशत्रु ने इसे अपने राज्य में मिला लिया था। इसके बाद में आता है मगध। मगध जो सबसे शक्तिशाली राजतंत्रात्मक महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली था। इसकी कुछ वजह रही थी जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका वर्णन पढ़ लेते हैं। यह वर्तमान पटना, गया और शाहाबाद जिलों में स्थित था। वर्तमान में पटना, गया और शाहाबाद जिलों में स्थित था और ये कहाँ पर? बिहार में पड़ता है। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। बाद में इसकी राजधानी राजगृह है और उसके बाद में पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी बनता है।
मगध 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। 4 शक्तिशाली जो राजतंत्र थे वे मगध, कौशल, अवंती और वत्स, इस प्रकार से ये 4 शक्तिशाली राजतंत्रों के रूप में महाजनपद उभरे थे। इनमें से भी मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। बुद्ध काल में यहाँ का राजा बृहद्रथ था। इसके बाद में 10वां जनपद हमारा आता है महाजनपद अंग। ये वही अंग है सूतपुत्र कर्ण वाला अंग। तो देखिए यह महाजनपद आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में विस्तृत था। महाभारत में अंग का राजा था कर्ण। तो यह कहाँ पर? आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में विस्तृत था। इसकी राजधानी चंपा थी। हमने कैसे याद किया था? चंपा के अंग सुंदर हैं, तो अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा। मगध के नरेश बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मादत्त को पराजित करके अंग को मगध में सम्मिलित कर लिया था। मगध का जो राजा है वह बिंबिसार था और अंग का राजा था ब्रह्मादत्त। तो बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को पराजित करके अंग को मगध में सम्मिलित कर लिया था और यह आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में विस्तृत था। इसकी राजधानी चंपा थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वज्जी। वज्जी भी बिहार में स्थित है। यह राज्य बिहार व नेपाल के मध्य मुजफ्फर व जनकपुर जिलों में स्थित था। नेपाल और बिहार के मध्य में मुजफ्फर और जनकपुर जिले पड़ते हैं, वहाँ पर यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी वैशाली थी। कहीं कहीं पर देखिए दोस्तों इसकी राजधानी विदेह और मिथिला के नाम से भी मिलती है, तो आप इनको ध्यान में रखिए। वैशाली, विदेह और मिथिला तीनों को हम ध्यान में रखेंगे। जैसा भी एग्जाम में ऑप्शन आएगा उस हिसाब से हमें इसका उत्तर करना पड़ेगा। और ये जो वज्जी है वह 8 गणराज्यों का संघ था। पहला जो गणराज्य है वह वज्जी ही था और यह 8 गणराज्यों का संघ था। इनमें गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। इसे भी मगध ने विजित कर लिया था। देखो दोस्तों इनमें से हमने जो 16 महाजनपद पढ़े हैं इनमें से ज़्यादातर सभी महाजनपदों को मगध अपने शासन में ले रहा है, अपने अधिकार में ले रहा है। मगध इतना शक्तिशाली राजतंत्रात्मक महाजनपद था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद वर्तमान जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में स्थित था। वर्तमान के जो जयपुर, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र जो है वह मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। विराटनगर वर्तमान में इसको बेराट भी कहा जाता है। हम पढ़ते हैं दोस्तों बेराट की सभ्यता के बारे में। तो यह वही बेराट है जो महाजनपद काल में मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। यहाँ के राजा विराट थे। महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ अपना अज्ञातवास बिताया था। जब दुर्योधन के द्वारा उनको एक साल का अज्ञातवास दे दिया जाता है तो वह अज्ञातवास इन्होंने विराटनगर में ही बिताया था। इसे भी मगध साम्राज्य ने जीत लिया था। 13वां महाजनपद हम पढ़ेंगे अवंती। यह वर्तमान उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। यह मध्य प्रदेश का महाजनपद है। जो मध्य प्रदेश में एक महाजनपद है वह है अवंती और यह वर्तमान उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में स्थित था। यह भी 2 भागों में विभक्त था। दोनों के बीच में वैत्रवती नदी बहती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। यह बुद्ध काल के 4 शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। इसे भी मगध ने जीत लिया था। अवंती, मगध, कौशल और वत्स, इस तरह से 4 जो शक्तिशाली राजतंत्र उभरे थे उस समय, उनमें से एक अवंती भी था और इसे भी मगध ने अपने शासन में ले लिया था और यह 2 भागों में विभक्त था। इन दोनों के बीच में वैत्रवती नदी बहती थी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी। देखिए दोस्तों उत्तरी अवंती ऊपर की ओर स्थित उत्तर दिशा में है तो इसकी राजधानी का नाम भी ऊ से हो जाएगा उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इसके बाद में 14वां आता है अश्मक महाजनपद। अश्मक महाजनपद यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। एकमात्र महाजनपद है दक्षिण भारत में अश्मक। इसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में हमें मिलता है। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। अश्मक की राजधानी पोटन या पोटली थी।
एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। वेरी इंपॉर्टेंट है, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है। इंपॉर्टेंट तो दोस्तों सारे ही हैं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इनकी राजधानियों में से ही पूछा जाता है कि कौन से महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। लेकिन आजकल थोड़ा परीक्षा का लेवल जो है, प्रश्न पूछने का जो लेवल है वह थोड़ा हाई हो गया है, कठिनाई का स्तर बढ़ गया है। इस वजह से हो सकता है अंदर से भी कोई चीज़ पूछ ली जाए। हो सकता है वर्तमान स्थिति पूछ लेगी, उस महाजनपद की वर्तमान स्थिति बताइए, कौन से राज्य में है, कौन से जिलों के अंदर है। इस वजह से हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद में हम कम्बोज पढ़ेंगे। कम्बोज जो है यह आधुनिक कश्मीर के उत्तरी भाग में स्थित था, जो अब अफगानिस्तान में है। कम्बोज जो है अफगानिस्तान में है, उस समय तो भारत में ही था, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलग हो जाने से यह कम्बोज और गांधार जो है भारत से बाहर चले गए। अब कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। कम्बोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। यहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कम्बोज में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, यानी वंशानुगत शासन चलता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। 16वां महाजनपद गांधार। गांधार देखिए वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित था। पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान पाकिस्तान के अंदर पेशावर रावलपिंडी जो क्षेत्र है वहाँ पर गांधार महाजनपद था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। इसके बाद में देखिए हम मगध का उत्थान। सबसे शक्तिशाली हमने पढ़ा दोस्तों कि ज़्यादातर जो महाजनपद थे सारे मगध ने अपने अधिकार में ले लिए थे। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि भाई मगध जो है एक शक्तिशाली राजतंत्रात्मक महाजनपद के रूप में उभरा था। इसके इतना शक्तिशाली होने की क्या वजह थी, कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसने इसको शक्तिशाली बनाया, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। महाजनपद काल में 4 शक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ। मगध, कौशल, वत्स और अवंती। इनमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा, जिसके कई कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए मगध के जो विकास का जो कारण था, मगध का उत्थान कैसे हुआ, शक्तिशाली कैसे बना, ये इसके कई कारण हैं जिनमें से हमने इम्पोर्टेंट निकाले हैं दोस्तों। पहला है सामरिक महत्व। सामरिक यानी युद्ध की दृष्टि से मगध का जो क्षेत्र है वह काफ़ी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि यह एक ओर से तो राजगृह और गिरिव्रज की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से कोई इस पर आक्रमण भी नहीं कर पाता था, और एक तरफ इसमें सोन और गंगा नदी के किनारे ये स्थित था, इसलिए नदियों की दृष्टि से भी यह काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो एक तरफ पानी और एक तरफ पहाड़ियाँ, तो इसको सुरक्षा प्रदान करती थी, तो इसका सामरिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बाद में देखिए लोहे की खान का मिलना। जो ये मगध जो महाजनपद है यहाँ पर लोहा भी प्रचुर मात्रा में था। लोहे की खान का मिलना भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे क्या हथियार बनने लगे, मुद्रा का प्रचलन हुआ, कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि का काफ़ी विकास हुआ। इस वजह से भी यह शक्तिशाली हो गया। लोहे की खोज होने से, लोहा मिलने से कृषि और व्यापार का विकास हुआ। इसके अलावा देखिए प्राकृतिक रूप से इसको सुरक्षा प्रदान की गई थी। कैसे? इसके एक दो तरफ तो राजगृह और गिरिव्रज की पहाड़ियाँ थी, और एक तरफ इसमें सोन नदी और गंगा नदी के किनारे यह स्थित था, तो इस वजह से इसको प्राकृतिक सुरक्षा भी मिली हुई थी, कोई जल्दी से इस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। रूढ़िवादी नहीं होना, यहाँ के जो शासक थे वे रूढ़िवादी नहीं थे, पुरानी परंपराओं को मानने वाले नहीं थे, बड़े महत्वाकांक्षी राजा थे और उत्तरदायी शासक थे। इस वजह से भी मगध का जो शक्तिशाली होना तय हुआ। इसके अलावा नदियों का बहाव क्षेत्र, नदियों के बहाव क्षेत्र में स्थित था। बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ देखिए गंगा, यमुना, सोन, गंडक काफ़ी नदियां बहती है, तो इस वजह से नदियों के क्षेत्र में होने से यहाँ की जो मिट्टी थी वह उपजाऊ थी। उपजाऊ मिट्टी होने से और लोहे की खोज होने से कृषि में काफ़ी विकास हुआ, तो इस वजह से मगध का जो शक्तिशाली होना था वह तय था। इसके अलावा जंगलों की व्यवस्था, मगध के आसपास में जंगल जो है प्रचुर मात्रा में थे, और इन जंगलों में ही देखिए हाथी भी प्रचुर मात्रा में थे। तो जिस प्रकार आजकल युद्धों के अंदर टैंकर अपनी भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार से उस समय हाथी जो है अच्छी भूमिका निभाते थे।
युद्ध के अंदर। तो मगध जो है वह छोटे छोटे जनपदों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता था। तो इस तरह से जंगलों की व्यवस्था और जंगलों में हाथी का होना भी मगध के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। और देखिए खनिज और उपजाऊ मैदान, खनिज की दृष्टि से देखिए छोटा नागपुर का पठार जो है उधर ही है मगध की साइड में, तो वहाँ पर खनिजों की जो प्रचुर मात्रा में खनिज पाए गए और नदियों का बहाव क्षेत्र होने से वह मैदान भी उपजाऊ मैदान था। तो कृषि की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई, फसलों की मात्रा में बढ़ोतरी हुई, इस वजह से भी मगध संपन्न महाजनपद बना। इसके अलावा देखिए वहाँ के जो शासक हुए वे भी बड़े महत्वाकांक्षी शासक थे, उद्यमशीलता यानी परिश्रमी थे और उनके जो सपने थे वे ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य को बढ़ाने वाले थे, वे महत्वाकांक्षी थे, उनकी इच्छाएं बहुत ऊंची ऊंची थी। तो इस तरह से सारी ही दृष्टि से सभी प्रकार से मगध को जो है सहायता मिली। प्राकृतिक रूप से वहाँ के राजा भी अच्छे थे और प्राकृतिक रूप से भी उनको काफ़ी सहायता मिली। नदियाँ, पहाड़, लोहे की खोज हो जाना, उस वजह से कृषि और व्यापार का विकास हो जाना और चारों तरफ से पहाड़ियों और नदियों से घिरे होने की वजह से कोई युद्ध भी जल्दी से नहीं कर पाता था उनसे। इसके अलावा खनिजों की प्रचुर मात्रा थी वहाँ पर और जंगलों में हाथी के होने से हाथियों की भूमिका युद्ध में बहुत अच्छी तरह से भूमिका निभाते थे। इस वजह से मगध जो है एक शक्तिशाली राजतंत्रात्मक महाजनपद के रूप में उभरा और उसने अपने आसपास के सभी छोटे बड़े महाजनपद जो थे उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब मगध के राजवंशों के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। राजवंश, कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया मगध के ऊपर, तो देखिए एक है हर्यक वंश, एक है शिशुनाग वंश, एक है नंद वंश। इसके अलावा देखिए दोस्तों हर्यक वंश से पहले एक वंश आता है बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी जो जानकारी है वह पुराणों में, महाभारत में, इनमें मिलती है। तो इनको पौराणिक राजधानी, पौराणिक वंश कहा गया है। इसको मगध का जो पौराणिक वंश है वह बृहद्रथ वंश को कहा गया है। इसी के अंदर बृहद्रथ का बेटा जरासंध होता है जिसने महाभारत काल के अंदर कृष्ण से 17 युद्ध लड़े थे, तो और उसकी हत्या जो है भीम ने की थी। इस तरह की जानकारी बृहद्रथ वंश से मिलती है। उसके बाद में देखो आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध का पहला राजवंश था। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो शासक थे वे प्रतापी शासक थे, बड़े महत्वाकांक्षी शासक थे जिन्होंने मगध के उत्थान में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो इनका हम शॉर्ट रूप में देख लेते हैं थोड़ा। पहला शासक था बिंबिसार। बिंबिसार के बाद में शासक बनता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद में शासक बनता है उदयन और उदयन के बाद में शासक बनता है नागदशक। नागदशक अंतिम शासक था और इसी ने उदयन की हत्या करके मगध के ऊपर शिशुनाग वंश की स्थापना की। अब शिशुनाग वंश के जो शासक है उनका वर्णन देख लेते हैं हम। देखिए पहला शासक है शिशुनाग वंश, शिशुनाग, शासक का नाम है शिशुनाग। शिशुनाग के बाद में कालाशोक शासक बनता है और इसी कालाशोक के समय सेकंड बौद्ध संगीति होती है। कालाशोक के समय सेकंड बौद्ध संगीति होती है। इसके बाद में आता है नंदीवर्मन। नंदीवर्मन शिशुनाग वंश का जो शासक है। इसके बाद में हम देखेंगे नंद वंश के बारे में। नंद वंश का जो पहला प्रतापी शासक था वह महापद्मनंद था और अंतिम जो शासक माना जाता है घनानंद है। और यही घनानंद नंद वंश का शासक था, विलासी राजा था और इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। घनानंद एक विलासी राजा था, यह शक्तिशाली नहीं था, तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के आक्रमण को सहन नहीं कर सका और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या करके मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद में हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। राजस्थान में एक महाजनपद था, मत्स्य महाजनपद। मुख्य रूप से राजस्थान में एक महाजनपद था मत्स्य महाजनपद, लेकिन राजस्थान से संबंधित 2 महाजनपद और माने जाते हैं।
पहला तो मत्स्य जो है वह मुख्य महाजनपद था, पूरा का पूरा राजस्थान में था, लेकिन इसके अलावा कुरु और शूरसेन ये दो महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे, लेकिन इनका संबंध राजस्थान से भी माना जाता है। राजस्थान का अलवर जिला जो है कुरु व शूरसेन दोनों महाजनपदों में आता था। वैसे तो कुरु और शूरसेन दोनों उत्तर प्रदेश के महाजनपद थे, लेकिन अलवर जिले का उत्तरी भाग कुरु महाजनपद में और पूर्वी भाग शूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसीलिए कुरु और शूरसेन महाजनपद राजस्थान से भी संबंधित है। लेकिन राजस्थान का जो मुख्य महाजनपद अगर पूछा जाए तो मत्स्य महाजनपद हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का जो महाजनपद है वह कौन सा है, कि मत्स्य महाजनपद। लेकिन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का संबंध और किन किन महाजनपदों से रहा है, तो कुरु और शूरसेन से रहा है। इस प्रकार दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने महाजनपद काल के बारे में पढ़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।